बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, यानी रेडियस के बारे में आज डिस्कस करते हैं। उसकी डेरिवेशन है, उसको भी हम ड्राइव करते हैं। तो मेरे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ये। मेरे पास क्या है कि कूलम्स लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पर क्या है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है। इसका एक सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, सही है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट के अंदर, इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब ये आपके पास क्या है, एक चार्ज है। ये भी आपके पास क्या है, एक चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज जो कि मेरे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियस। एक नेगेटिव चार्ज जो मेरे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब फर्स्ट मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R के बराबर है। जहाँ पर मेरे पास दो चार्ज है Q1 Q2, तो यहाँ पर जो ZE है मेरे पास, यानी मेरे पास ये जो प्लस है इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ZE पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने Q1 का नाम दिया। और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि Q2 दूसरे चार्ज, जिसको हम -E से रिप्रेजेंट करते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इस दरमियान क्या मौजूद है, एक डिस्टेंस मौजूद है जो क्या है, R है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या एक डिस्टेंस मौजूद है जो किसके बराबर है, R है। यही R मेरे पास क्या है, रेडियस है। और इस रेडियस को आज हम फाइंड करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास Q1 Q2 चार्जेस हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो बराबर हैं, ये जो दो चार्जेस हैं, एक E है इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्या है, ZE, जिसको हम क्या, जो हमारे पास पॉजिटिव है इसको हम क्या है, ZE। ये मेरे पास क्या है, E नेगेटिव। ये दो चार्जेस हैं। इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती हैं वो फोर्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर है। इसको हम ड्राइव करते हैं किस तरह, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो फोर्स क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम देखते हैं, F E इज इक्वल टू, E मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बराबर हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये मेरे पास क्या है, चार्जेस हैं, बाय R², ठीक है। अब मेरे पास Fe बराबर हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 मेरे पास क्या है, ZE पॉजिटिव, Q2 मेरे पास क्या है, E नेगेटिव, ठीक है। और बाय R² मेरे पास क्या है, रेडियस। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे पास ये जो होता है किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होता है वो क्या, कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं के मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। ZE हम इसको लिख सकते हैं, चार्जेस हैं तो Z² बाय R²। तो मेरे पास ये हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर यहाँ तक, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z² बाय R²। ये K जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। अब हमारे पास क्या है, ये जो चार्जेस दरमियान जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज का अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही फोर्स कौन सी फोर्स होती है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या करता है, घुमाने वाली फोर्स भी है। यानी यही जो पॉजिटिव चार्ज ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर है किसके के, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉन को मूव कौन करवाता है, रिवॉल्व कौन करवाता है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो मूवमेंट की जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस तरह हमारा सन जो होता है सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो इसमें जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है? जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देता है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक एटम है, इसके पास शेल मौजूद है, इसके पास न्यूक्लियस है जिसका रेडियस r है, चार्ज मास उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कुछ मास है जो क्या है, ठीक है। एक एटम है, इसके पास शेल मौजूद है, शेल के अंदर एक पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी के साथ, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियस r के अंदर मूव करते हैं। अब ये चार्ज कहाँ पर, किस तरफ अट्रैक्ट है? न्यूक्लियस की तरफ। ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है न्यूक्लियस की तरफ, यानी यही जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एक पार्टिकल है जो कंटिन्यूसली मूव करता है ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर, उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ है, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है। कंटिन्यूसली मूव करता है किस डायरेक्शन में? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है। ये जो डायरेक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, जो फोर्स होती है, इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेंटर की तरफ, इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये फोर्स क्या फोर्स कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एफ सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ सी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बराबर होता है mv² के बराबर होता है। खैर यहाँ तक क्लियर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस फोर्स के साथ, जो कि कंटिन्यूसली मूव करता है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोवाइड करता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही घुमाने वाली फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को, जो क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? Fc = mv² के बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो मेरे पास Fc किसके बराबर है? Fc यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो मेरे पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है, और F सेंट्रीपिटल मेरे पास क्या है? सामने Fc = mv²/r। तो Fe मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/4 πε0 r², यहाँ पर z² है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z², ठीक है। Fc किसके बराबर है? F सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बराबर है mv²/r, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आगे हम क्या देखते हैं? नील बोहर के अकॉर्डिंग टू द नील बोहर ने क्या कहा था कि हमारे पास हर शेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? हमने डिस्कस किया था, हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू नील बोहर, ठीक है। बोहर ने क्या कहा था कि mv²mvr नील बोहर ने कहा था mvr =nh/2π, ठीक है। हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम है। नील बोहर के मुताबिक हर शेल की जो एनर्जी होती है क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो एंगुलर मोमेंटम का NH इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2π, ठीक है। यानी हर शेल, फर्स्ट शेल की एनर्जी अलग होगी, सेकंड शेल की एनर्जी क्या होगी? अलग होगी। और और ये हमारे पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। हर शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π के बराबर होता है। तो ये मेरे पास क्या था? ये हमारे पास है नील बोहर का इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। मेरे पास क्या? इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है। किस चीज़ का? हाइड्रोजन का, ठीक है। तो रेडियस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ मुझे इस v को क्या करना है? यहाँ से हटाना है। तो इसका मतलब ये है
हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। हम इसके क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं किस चीज़ का, नील बोर का हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। उसको मैं थोड़ा उल्टा लिख लेता हूँ, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। आगे क्या है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ तक एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास। इस इक्वेशन को जब हमने स्क्वायर कर लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन बना। अब हमने क्या अलग करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, v को अलग करने के लिए इसको क्या कर लिया है, स्क्वायर कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, यानी मेरे पास जो इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। ये मेरे पास क्या बना, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, यानी इक्वेशन नंबर 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर, कौन से, इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, सही है। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर एन स्क्वायर, ये है हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं किसी से, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। दोनों को हमने इसलिए इक्वेशन किया ताकि क्या करेंगे, उसको v को यहाँ से आउट कर सके, ख़त्म कर सके। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कट आउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर से 4 से 4 गया, 1 पाई से 1 पाई गया, देर यहाँ तक। और यहाँ पर और क्या मेरे पास, 1 m से 1 m गया, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पर, चलो इसको लिखते हैं आगे इसको हम लिख लेते हैं क्या क्या बच रहे हैं। n बचा मेरे पास, h बचा, ठीक है, 1 पाई बचा, एक क्या बचा मेरे पास, पाई बचा। आगे क्या बचा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर बचा, ठीक है। और जेड ई के मेरे पास क्या है, जेड ई भी इसके नीचे आ जाएगा, जेड स्क्वायर, ये एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसी तरह बस यहाँ से बचा एम बचा, वी स्क्वायर बचा, ठीक है, क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, सही है। और नीचे क्या बचा, वी स्क्वायर बचा, आर ऊपर चला जाएगा, ये आर भी यहाँ पर आ गया ऊपर, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखते हैं कि वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है, एम यहाँ पर बचा। तो इस एम को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं ताकि आर को हम अलग कर रहे हैं, सही है। तो ये एम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। ये एम यहाँ पर लेकर आ गया ताकि आर क्या हो सके, अलग हो सके। तो अगर आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई जेड ई स्क्वायर एम, आगे क्या बचा हमारे पास, आर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन एन ऑर्बिट। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला है। इस फार्मूले से हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिससे मेरे पास क्या होता है, हमारे पास एच कौन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड स्क्वायर एम स्क्वायर,
इसके शॉर्टकट भी हैं। शॉर्टकट का मतलब ये है कि उसको ये आपको आना चाहिए। तो शॉर्टकट में क्या होगा, ऐसे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, जब इससे कांस्टेंट इस तरह एन एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये सारे क्या है आपके पास कांस्टेंट हैं। इस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बस क्या है, ये मेरे पास है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला। इस फार्मूले से हम रेडियस को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो रेडियस के फार्मूले से शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, सबसे कांस्टेंट को अलग करें। इस तरह एच हमारे पास कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह एम कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे क्या है, कांस्टेंट है। और एन की वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है, किसका फार्मूला है, रेडियस का फार्मूला है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ, इसकी वैल्यूज़ क्या है। जिस तरह एच मेरे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इसकी वैल्यू है। इससे मेरे पास क्या है, पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। इस तरह बस क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.602 एक्सपोनेंस -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। ये सारी वैल्यूज जो हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लाजमी है। एंगस्ट्रॉम का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट -10 kg से हमारे पास नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9 मीटर होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट -9 मीटर होता है। तो नैनोमीटर से भी एक्सपोनेंट क्या है, स्मॉल वैल्यू है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बस फर्ज करें कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर क्या करना है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने सिंपल अल्फाजों में लिख दिया है कि अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको किससे डिवाइड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको कैसे डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, तो इजीली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, उम्मीद है आपने लिखा होगा। ठीक है, मेरे पास फर्क एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेडियस of hydrogen in second shell। ठीक है, मेरे पास फार्मूला के सेकंड शेल के अंदर आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का। तो मेरे पास R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब क्या होता है 2, सेकंड शेल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय जेड। जेड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है तो जेड मतलब 1 ही है। तो मेरे पास क्या R इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू है। ले रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका शेल हो, फर्स्ट शेल हो तो 1 का स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग बोहर्स इक्वेशन, यानी बोहर इक्वेशन का यूज़ करते हुए शेल नंबर 4 की क्या करनी है, आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बस फार्मूला क्या है, जैसे आपके पास शेल नंबर क्या है n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास फार्मूला है, रेडियस का फार्मूला है 0.529। ठीक है, एन स्क्वायर, एन नंबर पास क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बाय 1 है। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, तो इसलिए क्या है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 और 4 ज़ा 16, ठीक है, बाय 1। तो आर आपका क्या है 8.5
8.46 एंगस्ट्रॉम, ये लाजमी एंगस्ट्रॉम ये नहीं भूलना। वैसे 8.46 ये भी यूनिट आपने नहीं लगाया तो मतलब न्यूमेरिकल क्या हुआ, ख़राब हुआ, ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपने एंगस्ट्रॉम नहीं भूलना है, ये आपने लाजमी लिखना है। इस तरह अगर आप पास ये हाइड्रोजन की जगह आपको दिया होगा हीलियम, ठीक है, तो हीलियम का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, तो आपने 2 से करना है, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो बोहर्स का मॉडल होता है वो एप्लीकेबल किस चीज़ के ऊपर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस के ऊपर, इन एटमों के ऊपर ही डिपेंड करता है जिनके पास क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह लिथियम+2, हीलियम+1, हाइड्रोजन 1, इस तरह आपके पास क्या है, हाइड्रोजन तो एक प्रोटॉन होता है, तो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है।